नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात अखिलेश यादव की, चुनाव आयोग पर किए हमले की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग करार दिया और सवाल उठाया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 1.25 करोड़ वोटरों का घपला पकड़ा जा सकता है तो फिर उनके द्वारा दिए गए 17,000 से ज्यादा हलफनामों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक समाचार चैनल का वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया है कि एआई के जरिए पंचायत चुनाव के मद्देनजर 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इनमें यह भी दावा किया गया है कि एआई के माध्यम से अलग अलग गांवों में डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। अखिलेश ने इस खबर का हवाला देते हुए सवाल किया कि अगर एआई इतनी सटीक पहचान कर सकता है तो चुनाव आयोग ने विपक्ष द्वारा दिए गए हलफनामों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। गौरतलब है कि विपक्ष खासकर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद से ही चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर है। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा था कि सपा ने वोट डकैती के संबंध में 18,000 शपथ पत्र आयोग को दिए लेकिन उन पर कार्रवाई शून्य है। उन्होंने बाद में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग और जिलाधिकारी की तिकड़ी ने मिलकर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 हलफनामों में से सिर्फ 14 का ही जवाब दिया है। कथित वोट चोरी का क्या सच है, आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एआई का सहारा लेकर वोटों की चोरी, समाजवादी पार्टी के आरोप में यह शामिल है। उनका एक सवाल भी है, यह सवाल वो आज नहीं बीते काफी लंबे समय से पूछ रहे हैं कि इतने हलफनामे हमने दिए हैं भाई, उस पर कार्रवाई जीरो, ऐसा क्यों है। और हर चुनाव दर चुनाव, इस बार पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी उनका आरोप है कि भाई काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार भी वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, पंचायत चुनाव भी उसका एक बेस रखकर उसे। तो चलिए समझते हैं इतने आरोपों की बौछार जो चुनाव आयोग पर हो रही है, माजरा क्या है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नेता शशिकांत तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ। तिवारी साहब, एक सवाल है, आप चाहे सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में, उससे इतर यह सवाल है, चुनाव आयोग के ऊपर इतने सारे सवाल कभी नहीं उठाए गए होंगे, इतने तीखे प्रहार कभी नहीं किए गए होंगे, पूरा विपक्ष एकजुट है। आप भले सत्ता पक्ष में हो लेकिन आप भी भारत की एक पार्टी हैं। क्या आपको चिंता होती है इस बात की? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के ऊपर जब यकीन हट जाएगा, उठ जाएगा, तो फिर वाकई में जो स्थिति है वो गंभीर है। तिवारी साहब। देखिए कुणाल जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें से अति विश्वसनीय संस्था चुनाव आयोग भी, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं, वह शक्तियां भी चाहती हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर ही चोट किया जाए। और भारत के अंदर भी इंडी गठबंधन के तमाम नेता लगातार चुनाव आयोग सहित तमाम जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं उन पर ये चोट करने का काम करते हैं। ये इनको किन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से संकेत मिलते हैं, ये तो एक जांच का विषय है। और जनता को भी जानने का हक है कि ये किन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बहकावे में आकर के इस तरह का ये लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि चुनाव आयोग हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वसनीय संस्था है। भारत में जिस तरीके से चुनाव होते हैं और दूसरी जब अपोजिट पार्टियां दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं तो किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण तो बहुत आसानी के साथ भारत में होता है। तो भारत का चुनाव आयोग और भारत की जनता यह चाहती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बने रहे, लेकिन इंडी गठबंधन के जो नेता हैं यह नहीं चाहते हैं
कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, उसको ये तोड़ना मरोड़ने का काम करते हैं, उसको चोट पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें से चुनाव आयोग पर ये लगातार आरोप प्रत्यारोप करके उसकी विश्वसनीयता को कम करने का काम कर रहे हैं। तिवारी साहब, लेकिन आपके हिसाब से, सॉरी सर आपको टोक रहा हूं, आपके हिसाब से आपका यह मानना है कि चुनाव आयोग एक इजी टारगेट है, यही ना? लेकिन आपको नहीं लगता है चुनाव आयोग भी थोड़ी संजीदगी दिखाए, खुद मौका दे रहा है? मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी एसपी, वो कह रही है हमने 18,000 हलफनामे दिए, भाई हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। अब जब उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तो फिर वो किस संस्थान की ओर रुख करेंगे, अपनी शंकाओं का निवारण कैसे करेंगे? यह भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है, ठीक है। हमारे देश में जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर हलफनामा हम लगाते हैं और वो तुरंत जवाब ना दे करके समय लगाते हैं, तो क्या हम अपने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या उसकी विश्वसनीयता का तार तार कर देंगे? लगातार हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे? अरे भाई, अगर आपको देरी लग रहा है तो आप जो संसद के बगल में अशोक मार्ग पे है चुनाव आयोग का दफ्तर, आप जहां दिल्ली के बंगले में रहते हैं, आपसे 4-5 किलोमीटर के दायरे में चले जाइए, वहां चुनाव आयोग से मिलिए, जवाब मांगिए, या आप एक्स और ट्विटर पे लड़ेंगे? असल में इन लोगों का एक्स और ट्विटर पे लड़ करके ये लोग 37 सीट जीत करके इनको मजा आ चुका है कि घर बैठे एक्स पर ट्वीट करो, संविधान की धज्जी उड़ाओ, आरक्षण की धज्जी उड़ाओ, तो लोगों को भ्रमित करो और उसके बाद से उसका फायदा उठाओ। तो एक्स पर बैठे बैठे ये 37 सीट जीत चुके हैं। उसी तरह से इस बार भी ये सोच रहे हैं, बिहार में चुनाव है तो चुनाव आयोग पर लगातार हमले करते रहो कि लोगों के मन में भ्रम बने, उसकी विश्वसनीयता कम हो और बिहार के चुनाव में इनको फायदा मिल जाए। क्योंकि वहां तो भाई चोर चोर मौसेरे भाई, कोई वहां पे चारा चोर है तो कोई छोटी चोर है तो कोई नेशनल हेराल्ड और जब हरियाणा का जमीन चोर है, तो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएं, वहां मिले, कोर्ट में भी अगर कोई जवाब में देरी होता है तो हलफनामा अगर आपने लगाया है तो कोर्ट में तारीख ली जाती है, उस तारीख पे क्लियर होता है आदमी, उस तारीख पे जज से निवेदन करता है। उस तरह से आप खुद एक सांसद है, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप चले जाइए चुनाव आयोग के दफ्तर में कि क्यों देरी हो रहा है, या उसका एकदम आप जो है उसकी मर्यादा को तार तार कर एक्स पर और ट्विटर। चुनाव आयोग के कार्य से तिवारी साहब आपकी पार्टी संतुष्ट है क्या? क्योंकि यह भी बात निकल कर आई कि बिहार कहीं, चलिए एग्जाम्पल ले ले, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को हाजिर कर दिया गया जिनको मरा हुआ बता दिया गया था, तो क्या उन्हें जिंदा लाश समझा जाए? ये सारी जो त्रुटियां होती है, इसके ऊपर आपका क्या रुख है, कैसे देखते हैं आप इसको तिवारी साहब? मानवीय भूल या फिर भयंकर भूल? नहीं, हमारी भी मांग है कि चुनाव आयोग बिना त्रुटि के कोई काम करे। हमारी भी मांग है कि चुनाव आयोग जो भी काम करे बिना त्रुटि के करे। लेकिन एक तरफ कहते हैं राहुल कि एक महिला ने नाम लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक महिला ने 2 जगह वोट दिया, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं किया है, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने हमला किया कि एसआईआर होना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज जब बिहार में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, बाबा चिल्ला रहे हैं कि अरे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कर्नाटक में कह रहे हैं कि होना चाहिए और बिहार में कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहले तय कर लें क्या होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग को ये कानून है उसका कि जहां भी जिन राज्यों में चुनाव हो, उस चुनाव के पहले, राज्य में हो, देश में हो, चुनाव के पहले मतदाता सूची को ठीक करने का यह उनका अधिकार है, यह उनका कानून है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनके काम पर आप जो है सवाल उठा रहे हैं। आप चाहते हैं कि रोहिंग्याओं को न निकाला जाए, बांग्लादेशियों को न निकाला जाए, जिन लोगों को ला करके आप लोग बसाते हैं उनको निकाला जा रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। ठीक। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। पूजा जी भी लगता है यात्रा मोड में है, वैसे तो पूरा विपक्ष अभी यात्रा मोड में ही नज़र आ रहा है, समापन तो हो गया है बिहार में। पूजा जी स्वागत है आपका। और देखिए साफ तौर पर तिवारी साहब का कहना है कि चुनाव आयोग को तो खामखा आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा धैर्य सब्र रखना चाहिए और इजी टारगेट के तौर पर चुनाव आयोग को आप लोग निशाना उसके ऊपर साध रहे हैं।
क्यों लगता है आपको कि अब एआई के ज़माने में ये सब चीज़ें भी हो रही हैं और चुनाव आयोग की जो कार्य करने की पद्धति है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? पूजा जी। कुणाल जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ता को मेरा नमस्कार। आप ये देखिए कि कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे जो है हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, कि जो सलाह आप हमें दे रहे हैं, हमें लगता है कि अरुण प्रशिक्षण को भी जरूरत है, अनुराग ठाकुर को भी जरूरत है और इलेक्शन कमीशन को खुद भी जरूरत है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है एफिडेविट मांगता है, वो मांग रहा होता है, जब प्रश्न वही वो भी उठा रहे होते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। पिछली दफ़ा आपकी बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसीलिए प्लीज कंटिन्यू, सवाल का जवाब दे दीजिए और जो कुछ कहना चाहती हैं वो भी। जी कुणाल जी, अभी हो रहा था कि जो है इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। वोटर्स को लेकर के अगर कोई भी प्रश्न पूछता है, आप पूछते हैं या फिर जो है अरुण असीम पूछते हैं जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, या फिर अनुराग ठाकुर पूछते हैं जो भाजपा से मंत्री और सांसद हैं, तो ये जो प्रश्न है ना वोटर लिस्ट को लेकर के, वो प्रश्न इलेक्शन कमीशन से ऑटोमेटिक हो जाता है। वोटर लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आप कर रहे हैं वो किसी और से हो ही नहीं सकता है। अभी जो है बात की भाजपा के प्रवक्ता ने कि जब भी चुनाव होता है तो उससे पहले वोटर वेरिफिकेशन होता है। हाँ जी, होता है, उसको समरी रिवीजन कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कहा जाता है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये 14वीं बार हो रहा है भारत देश की आजादी के बाद में, और सबसे कम टाइम लगा था 2003 में, इससे पहले जो 1 महीने की बात कर, तब भी जो है 13वीं बार जब वो हुआ था बिहार में हुआ था, तब भी 2 साल का समय ले लिया था। लेकिन ये जो आपने समरी रिवीजन किया 2024 के चुनाव से पहले, पूरे भारत देश का समरी रिवीजन इसी इलेक्शन कमीशन ने किया था। उसके बाद में आपने बिहार में जनवरी 2025 तक फिर से समरी रिवीजन किया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव वहां पे थे। तब आपको ध्यान आ रहा है कि हमको जो है महीने भर में एसआईआर करना है, और एसआईआर करने के बाद में आप क्या कहते हैं 65 लाख लोग जो है वोटर लिस्ट से बाहर है। क्यों? क्योंकि 22 लाख लोग जो है शिफ्ट कर गए हैं, 7 लाख लोगों का जो है डुप्लीकेट पाया गया हुआ है, एंड 22 लाख लोग जो है डिजीज हो रखे हुए हैं। यहाँ पे रोहिंग्या का तो नाम नहीं आया, जिनका नाम अभी आप ले रहे थे। वहाँ पे जब वोट से काउंट किया गया, बताइए कुणाल जी, क्या इलेक्शन कमीशन कह रहा है क्या कि ये रोहिंग्या थे, ये जो है देश के बाहर के थे, ये नागरिक नहीं थे, इसलिए इनका नाम काटा गया? जो 65 लाख जो है नाम काटने का जो डाटा दे रही है इलेक्शन कमीशन, उसमें भी तो उसने एक भी व्यक्ति कहा कि नहीं ये जो है भारत देश का नागरिक नहीं था, इसलिए जो है इसका वोट कट किया गया है। ऐसा लिस्ट तो आपने दिया ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं आपसे प्रश्न भी नहीं पूछा जाए, और भाजपा जो इस पे भी कह रही है कि आप घुसपैठियों का वोट चाहते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है कि जो 65 लाख हम काट रहे हैं उसमें से कोई घुसपैठिया नहीं है। और घुसपैठियों की बात आपको करते थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आपने फिर क्या किया 2014 से लेकर के अब तक भर में। आपको 11 साल हो गए, केंद्र में आपकी सरकार है, मैक्सिमम बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर्स उसमें भी आपकी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप जो है एंटर कर रहे हैं, वो लोग उसको आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो है बाहरी लोग आ रहे हैं उनका वोट चाहते हैं, रोहिंग्या को आप रोकिए ना। क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप उससे नहीं रोका जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ भारत देश की जनता को परेशान करना है। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, तो आप खुद सोचिए कुणाल जी, जो जमाना आ गया हुआ है टेक्नोलॉजी का, एक तरफ तो हम कहते हैं सब कुछ डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहेगा कि नहीं अब हमको पोथी पत्तर पूरे हाथ में चाहिए। आप तो आपने हमें जो मेल भेजे हुए हैं, जो हमें कोई ताल्लुकात नहीं है, अब आपको उसको ला करके हमें हाथ में देना पड़ेगा। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसकी जो वक्तव्य निकल करके आ रहे होते जैसे कि भाजपा का कोई आकर के मंत्री बोल रहा हो, कोई भाजपा का आकर के कोई नेता बोल रहा हो, उस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है जवाब दें, और किसी भी नागरिक के वोट के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर पूजा मिश्रा के वोट का हनन हो रहा है, पूजा मिश्रा अगर आपको कंप्लेन नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूजा मिश्रा के वोट का हनन होने देंगे। आपकी यही तो जिम्मेदारी है, ठीक तो बात, कंप्लेन करें या ना करें, पर उनका मताधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है पूजा जी। तिवारी साहब, सवाल तो रिलेवेंट है। एक तरफ तो यह भी है कि भाई 65 लाख में कहीं भी तो रोहिंग्यास का जिक्र नहीं है, तो क्या आप वह नैरेटिव के तहत आप भी कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, भेदभावपूर्ण रवैया चुनाव आयोग का। जब आंकड़े राहुल गांधी देते हैं तो उनसे एफिडेविट मांग लिया जाता है, लेकिन जब आंकड़े अनुराग ठाकुर साहब देते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं माना जाता।
यही सब तो कारण है जिसका निवारण करने की जरूरत है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। तिवारी साहब, ओवर टू यू। देखिए, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं। एक तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी संबंधित जो भी बात है उसमें थोड़ा स्पष्ट कर लें कि 2013 से पहले ही ये सब आकर के बस चुके हैं। 2014 के बाद आने का सिलसिला खत्म हो गया। तो 2014 से पहले जो जितना इन लोगों ने बुला करके बसा दिया बंगाल, बिहार, यूपी और यहाँ तक कि रायबरेली में आपने न्यूज सुना होगा कि एक एड्रेस से 200 कार्ड बने हैं इनके, तो इनको तो वोटर बना दिया आपने। कोई बात नहीं, अब वो चुनाव आयोग भी देखेगा और जब रोहिंग्याओं पर, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है, नोएडा होगा ये जब बाद से और गुड़गांव से, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उस पर भी कार्रवाई। ये 2013 के पहले जो खेल खेला इन लोगों ने अपना वोटर डेमोग्राफी बदलने का और वोटर बढ़ाने का, वो सब खेल जो है आज प्रभावित करता है चुनाव। तब भी 2014 में आपको वोट दे दिए रोहिंग्या लोग आकर। दूसरी बात, अब चुनाव आयोग पे, चुनाव आयोग पे नहीं, गजब बात कर रहे हैं आप। वो जो 2013 में केंद्र सरकार, जो भी केंद्र में सरकार थी, उसने रोहिंग्या बुला करके वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ी करके बढ़ाया, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो जो बाहर से बुला करके नाम गड़बड़ी कर गया वो सब करके भाजपा को कर दिए। और इसीलिए आप 11 साल से उनको छुपा करके रखे, नहीं हम सकते हैं आपको क्योंकि आपने हमको वोट किया है। कैसी बात करते हैं तिवारी साहब, मैंने तथाकथित रोहिंग्यास भी आपको वोट कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, जवाब ले लीजिए, जवाब ले। झारखंड इसका जीता जाता उदाहरण है। जब कुरैशी जो है चुनाव आयोग थे, उनके देख रेख में वो झारखंड की पूरी डेमोग्राफी कई जिलों की बदल दी गई, बाहर से लाकर के लोगों को वोटर कार्ड बनवाया गया। अब वो कुरैशी जो है जब रिटायर हुए तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आजकल कांग्रेस के नेता बन करके वो घूम रहे हैं। तो तिवारी साहब, ये सब साबित नहीं होता ना? यही बात तो असम के लिए भी कहा जाता है, अरुणाचल के लिए भी, लेकिन साबित कहाँ है कुछ? हाँ, साबित होगा धीरे धीरे। एनआरसी लागू हो जाएगी, धीरे धीरे सब साबित हो जाएगा। समय लगता है, इतने बड़े ऑपरेशन, जो खेल इन लोगों ने 60 साल खेला है उसको सफाई करने में भी समय लगता है। एक बात वो दूसरी बात आइए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के जिन सवालों का जवाब दिया और खंडन किया है, तो खंडन कर देने के कारण उनके सारे सवाल बेमानी थे, सवालों में दम नहीं था, उसका खंडन चुनाव आयोग ने कर दिया। इसलिए ये हमारी प्रवक्ता कह रही हैं कि वो तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। अब आपने भाजपा ही बना दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग केवल सारा आरोप स्वीकार कर ले तो हम मान लेते। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, नोटिस भेज दिया, मेरी बात पूरी हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करता है। क्या बात कर रहे हैं? आपको लग नहीं रहा कि आप बबूल बोते चले जा रहे हैं? कब तक रहेंगे भाई, कब तक रहेंगे? आपको लगता है कि आप राजनीति चलती रहेगी, हम बबूल बोए हैं? काटना आप ही को पड़ेगा। अब सुन लीजिए, जवाब तो ना, काटना आपको पड़ेगा। आप जवाब दे रहे हैं, आप भी इलेक्शन कमीशन हो रखे हुए हैं, आप भी इलेक्शन कमीशन हो रखे, जवाब नहीं, खंडन कर देंगे। ये बात खंडन करता हूँ मैं भाई। आपके खंडन करने से बात गलत थोड़ी ना हो जाएगी। जो बात सही हो सही रहेगी ना, खंडन करने से बात गलत नहीं हो जाती है। सबूत देने से, साक्ष्य देने से जो है बात खंडन करने सही होती है। अब आकर के इलेक्शन कमीशन कहती नहीं, मैं खंडन करता हूँ कि इनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा हुआ है, जबकि वो कटा हुआ सामने सबूत पड़ा हुआ है। अब क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब आकर के वो खंडन करे तो मान लिया जाए। गजब बात करते हैं आप। कौन सा सबूत दिया, कौन सा एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खंडन करते हो? यहाँ तो कम से कम जो है विपक्ष ने सारे साक्ष्य के साथ में किया ना। आप बताइए इलेक्शन कमीशन ने कौन सा? और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके नेता भी तो परेशान है। अगर जो वोटर लिस्ट की वो बात कर रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन से तो प्रश्न बनता है ना, तो आप इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को अपना प्रवक्ता क्यों बना रखे हैं? उत्तर प्रदेश के 3 डीएम को आपने इलेक्शन कमीशन बना रखा हुआ है कि वो जो है जवाब देंगे कि वोटर लिस्ट में नाम क्यों कटे, क्यों जुड़े। अब एक ही बात रिपीट मत करिए। ठीक है, बोलिए तिवारी, आप फैक्ट की बात करिए। मेरे हर लाइन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट कर लीजिए, आपकी बारी आएगी तो खंडन करने से नहीं होता ना, खंडन करने से नहीं होता कि मैंने खंडन कर दिया। हाँ तो ठीक, आप शांत रहिए, बोलिए सुनिए, हर बात पे, हर लाइन पे टिप्पणी मत करिए, बोलने। खंडन, अगर चुनाव आयोग ने खंडन किया तो आप जाइए चुनाव आयोग से पूछिए, उससे भारतीय जनता पार्टी क्या लेना है? अब जाइए चुनाव आयोग अशोक कुमार को वही संसद के बगल में चले जाइए, वही सुनिए। अरे भाई, आप सुन नहीं रही हैं, आपको हर लाइन पे मत। ठीक है पूजा जी, जवाब ले लीजिए, बोलिए तिवारी साहब, बोलिए।
मैंने जब पहले राउंड में आपने मुझे मौका दिया तब शायद ये जुड़ी नहीं थी। हाँ। मैंने यही कहा कि एक्स पर आप ट्वीट करके क्या कह रहे हैं, आप एक्स पर ट्वीट करके चुनाव आयोग के की छवि को क्यों धूमिल कर रहे हैं। आप चले जाइए मुख्यालय में, चुनाव आयोग से मिलिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, आप जाइए, आपको जवाब देगा चुनाव आयोग देगा। मिलिए, वही संसद भवन के बगल में आपका अशोक मार्ग पे मुख्यालय है चुनाव आयोग का, आप मिलिए तो कि एक्स पर, और आप अखबारों में और पोस्टरों में छाप देंगे। अरे भाई, आपको जवाब चाहिए नहीं, आप लोगों को बस चुनाव आयोग का शीशा लेदर करना है। राहुल गांधी ने जब जो एक सवाल उठाया, कई सवालों में एक सवाल था जिसमें एक उन्होंने कहा कि फला नाम की महिला, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फला नाम की महिला ने 2 जगह वोट दिया। चुनाव आयोग आ गया सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, उस महिला ने केवल 1 वोट दिया है और फला बूथ पर दिया है। अब ये खंडन चुनाव आयोग ने किया है तो आप चुनाव आयोग से पूछिए, भाजपा उसमें कहां से आ गई। और चुनाव आयोग को भाजपा ही बताने से आपका क्या हल होने वाला है। वही चुनाव आयोग जो आपको 37 सीट जीतने पर कोई एतराज नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एतराज नहीं किया, और आप चुनाव आयोग की गरिमा पर। लेकिन तिवारी साहब एक और बात भी तो है, नहीं चलिए ठीक है, लेकिन एड्रेस किसी का 0, बहुत सारी चीजें निकल कर आई, किसी का एड्रेस 0 भी हो सकता है क्या। मतलब लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बहुत सारे सवाल हैं जिसका स्पष्ट जवाब शायद नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए यह और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बोलिए, एक लाइन और बोलिए। देखिए, ये लोग बूथ के लुटेरे हैं, ये लोग डकैत हैं। वोट चोरी शब्द तो अब लाए हैं इन्होंने। ये लोग वोट के डकैत हैं, ये लोग बूथ लूटा करते थे। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है बूथ लूटने का, वहीं से शुरू हुई जब वो जन्म लिया समाजवादी पार्टी ने, बूथ लुटेरों के पार्टियों ने पार्टी बना लिया। तो बूथ के लूटने वाले लोग वोट चोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग बताना, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी बताना, इससे इनको बचना चाहिए। और बिहार में इससे इनको कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है। और जा करके वहां चारा चोर के परिवार को एक परिवारवाद, जातिवाद को वो फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा देश जातिवाद, परिवारवाद के खिलाफ है। राहुल गांधी को दिल्ली में सबक सिखा चुकी है जनता। 0 मिला था, कांग्रेस को भी 0, समाजवादी पार्टी को भी 0, और जो लालू यादव के परिवार की पार्टी है वो भी 0 इस बार बिहार में मिलेगा। ठीक है, को समझ में आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट देता है, जो परिणाम देता है वो जनता देती है। ठीक है तिवारी साहब, आखिरी 1 मिनट। ठीक है तिवारी साहब, आखिरी 1 मिनट। पूजा जी, बातों से संतुष्ट हैं, दावों से संतुष्ट है, यदि नहीं तो आगे क्या, कब, क्या, कैसे। कुणाल जी, आप देखिए, कह रहे इलेक्शन कमीशन से आप मिलने जाइए। समाजवादी पार्टी 2025 में भी जा रही थी इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, कफन वफन लेकर के गए थे हम तो, पर इलेक्शन कमीशन हमसे मिली ही नहीं। उसके बाद भी पूरा का पूरा विपक्ष जा रहा था इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए। आपको पता होगा, संसद के भवन के बगल में ही है, पूरा विपक्ष जा रहा था। उनको डिटेन कर लिया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप जाकर के मिल लीजिए इलेक्शन कमीशन से। आप बताइए, जब जो है इलेक्शन कमीशन बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दे रहे थे, विपक्ष की तो मजबूरी है कि आकर के मीडिया में प्रश्न उठाना, मीडिया में कहना है, क्योंकि सदन में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हमसे मिल नहीं रहा है। सदन में आपको जानकारी होगी कि सभापति महोदय ने साफ साफ कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देयर विल बी नो वन टू रिप्रेजेंट इलेक्शन कमीशन इन द पार्लियामेंट, इसलिए हम जो है इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते SIR पे। तो आप कहाँ अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष जाकर के डिस्कशन करे। तो इलेक्शन कमीशन नहीं मिल रहा, पार्लियामेंट में नहीं, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे हैं। पर इलेक्शन कमीशन के पास में तो ऑप्शन था ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के क्यों जवाब दे रहे थे। वो बुला लेते, वो जो है बुलाते, मीटिंग कर लेते, और जब हम जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, पूरे विपक्ष के सांसद जा रहे थे मिलने के लिए, चलिए आप डिटेन करने लगे, कोई आ ही जाता, कोई रिप्रेजेंटेटिव ही आ जाता, आकर के ज्ञापन ले लेता इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पर नहीं, वो सब नहीं करना है, करना है पूरा फुल प्रोपोगंडा। आपको प्रश्न के जवाब नहीं देने हैं। प्रश्न के जवाब पे डिजिटाइजेशन के समय में आप कहेंगे हम आपको दे रहे हैं पोथी पत्र, आप हमको दीजिए पोथी पत्र, हम आपको नहीं देंगे CCTV फुटेज, आपको हम नहीं बताएंगे कि कैसे जो है क्या चल रहा है, हम बस खंडन कर देंगे आकर के, भाई इसने इस बूथ पर ही वोट दिया, दूसरे बूथ पर नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि आपसे जो है लाख क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसमें से ढूंढ करके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी इन्होंने कहा कि हम डिफेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन को अगर हम डिफेम कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो कुछ पावर है, वो पावर को एक्सरसाइज करे ना। आप पावर अब्यूज कर रहे हैं, और आपके अनुसार जो है इलेक्शन कमीशन पावर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, तो कम से कम
पावर एक्सरसाइज करे, हमें गलत कह दे या खुद गलत साबित हो जाए, कुछ तो करे, ये आकर के प्रोपोगंडा ना करे। ठीक है, जो भी हो पिक्चर जरूर साफ होनी चाहिए, एक ऐसा आईना बनना चाहिए जिसमें सत्ता पक्ष भी अपने चेहरे को देख सके, विपक्ष भी, और चेहरा साफ दिख सके, धुंधला नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।